संसार सिनेमा का बातें बाइस्कोप की, बाइस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। आज आपके लिए लाया है कोरा कागज। श्रीजी फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म के बारे में खोजबीन करके जानकारियां बटोर कर लाए हैं रमेश जोशी, और इन जानकारियों को प्रोग्राम की शक्ल में राजलक्ष्मी की मदद से आप तक पहुंचा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। तो आइए पढ़ें कोरा कागज, मतलब सुने बाइस्कोप की बातें। शादी का मतलब सिर्फ 7 फेरों का बंधन नहीं, 2 आत्माओं का अटूट मिश्रण जो सहयोग से बनता है, प्रेम से बनता है। और प्रेम एक आराधना, त्याग। प्यार का मतलब है देना, लेना नहीं। अगर तुम अपना सब कुछ लुटा कर भी इस त्याग की परीक्षा से पार उतरती तो मैं समझता कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। लेकिन तुम एक तिनके की तरह वक्त की आंधी के साथ बह निकली। शादी एक समझौता है, लेकिन यह समझौता तभी कामयाब होता है जब पति और पत्नी एक दूसरे को ठीक ठीक समझ लें। समझ हो तो जीवन सुखों की कहानी बन जाता है, और नहीं हो तो जीवन कोरा कागज बनकर रह जाता है। इसी नियम को बड़ी समझदारी के साथ पेश किया गया था फिल्म कोरा कागज में। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उड़ते पंछी का ठिकाना, उड़ते पंछी का ठिकाना मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां। ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहां, जाना है मुझको कहां। बन के सपना हम सफर का साथ रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पुरुष और स्त्री में आकर्षण भी प्राकृतिक है और द्वंद्व भी। द्वंद्व और आकर्षण के इसी रहस्यमय खेल ने कवियों और कलाकारों को कई बार सोचने पर मजबूर किया है। इसी रहस्यमय खेल पर बनी हैं सैकड़ों फिल्में। पुरुष और स्त्री के इस संबंध की एक महत्वपूर्ण रंगस्थली है दाम्पत्य जीवन, जहां प्यार और तकरार की, मान और मनुहार की धूप छाह बिछी हुई है। यहां कभी झगड़े से प्यार जन्मता है तो कभी प्यार से झगड़ा। अर्चना, वहाँ ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में बहुत से लोग आ गए और तुम मुझसे दूर हो गई।
इस छोटे से घर में वापस आकर दिल को तसल्ली होती है कि हम दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं। वाह प्रोफेसर हो ना, बातें बनाना खूब। बातें नहीं बना रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा ब्याह किसी बहुत बड़े घर में करने का इरादा किया था। सोचने से क्या होता है, होता तो वही है जो होना होता है। फिर टूटे हुए बटन वाली कमीज पहनी। तुम्हारी नजर का भी जवाब नहीं, ठीक टूटे हुए बटन पर पड़ती है। रूपी ने ठीक ही कहा था, तुम बिल्कुल गवार। अगर मैं गवार नहीं होता तो तुम जैसे गवार लड़के से शादी कौन करता? अच्छा, तो मैं गवार हूँ इसीलिए आप मेरी बातों को नहीं मानते। कौन सी बात नहीं मानता भाई तुम्हारी? तुम बोल के तो देखो। मानोगे? क्यों नहीं? आज कॉलेज से कब वापस आओगे? 7-8 बजे। सच बोलो। अच्छा 5 बजे। सीधे घर आना। हाँ, क्यों, कहाँ जाना है? ठीक है, तुम हो ना। माँ ने दोनों को बुलाया है। और सुना, तुम्हारे घर में मुझे कोई लेक्चर देता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। 7 बज गए और वो लोग अभी तक नहीं आए। आओ आओ अर्चना, आओ बेटा। सुकेश, ये तुम्हारे मौसी और मौसा है, प्रणाम करो बेटा। हेलो यंग मैन। प्लीज सिट डाउन। मम्मी, हाँ डैडी कहाँ है? मैं चाय लेकर आती हूँ। वेल वेल यंग मैन, कौन से सब्जेक्ट में प्रोफेसर हो? जी लिटरेचर। कौन से टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो? जी रिसर्च कर रहे हो ना? हाँ हाँ, रिसर्च तो कर ही रहे हैं। लंदन जाएंगे, थीसिस सबमिट करेंगे और आते ही प्रिंसिपल बन जाएंगे। ये आपसे किसने कहा? बहन जी बता तो रही थी। I wish you all the best. कोरा कागज के निर्माता थे सनत कोठारी और निर्देशक थे अनिल गांगुली। कैमरामैन विपिन गज्जर, एडिटर वामन भोसले, आर्ट अब्दुल भाई, साउंड ईसा भाई सूरतवाला, मिक्सिंग मंगेश देसाई। कोरा कागज फिल्म की कहानी आशुतोष मुखर्जी के बंगला उपन्यास 7 पाके बांधा पर आधारित थी। हिंदी संवाद और गीत लिखे थे M.G. हशमत ने और इस फिल्म का संगीत तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने। मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, दिल पे क्या पड़ गई मुश्किल। अरे रात भी सुनी सुनी लागे और दिन भी सुना सुना लागे, कोई ये तो बता दे मुझे वो तो
अपनी पढ़ाई के दिनों में निर्देशक अनिल गांगुली की हालत भी करीब करीब वैसी ही थी जैसी इस गीत में बयान की गई है। सन 1951 की बात है। अनिल गांगुली कलकत्ता में पढ़ा करते थे। मन पढ़ाई में कम लगता था और फिल्में देखने में ज्यादा। इसलिए उन्होंने तभी यह फैसला कर लिया था कि आगे चलकर बाबूगिरी से चिपकने की बजाय वे कुछ कर दिखाने का रास्ता चुनेंगे। गला सुरीला था, सो एक दिन गायक बनने की तमन्ना लेकर अनिल गांगुली मुंबई आ धमके। लेकिन गायक बनना इतना आसान होता तो कॉलेज कैंटीन में ताने छेड़ने वाला हर लड़का कलाकार बन जाता। मोहभंग तो होना ही था, सो अनिल गांगुली का भी हुआ। सालों तक संघर्ष करने के बावजूद किसी मकाम पर वे नहीं पहुंच पाए। हां, कोरस गायकों की टोली में संवेद गान की एक आध पंक्ति कभी कभार उन्हें मिल जाती। इससे 150 रुपए भी मिल जाते और रोटी पानी का खर्च निकल जाता। हालत यह थी कि अब न तो कलकत्ता वापस लौट सकते थे और न मुंबई में ही कोई ठिकाना बन पा रहा था। सचमुच वे दिन बड़ी हताशा के दिन थे। एक हवा का झोंका आया, हो एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। खो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अनिल गांगुली अपनी जिंदगी को कोरा कागज बनाने के लिए तैयार नहीं थे। गायकी के क्षेत्र में नाकाम रहे तो क्या, फिल्मों में और भी कई दरवाजे खुले थे। डायरेक्शन में रुचि थी। विचार किया कि किसी बड़े निर्देशक के असिस्टेंट बनकर डायरेक्शन सीख लें तो निर्देशक एक न एक दिन जरूर बन जाएंगे। उन दिनों बिमल रॉय चोटी के निर्देशकों में गिने जाते थे। अनिल गांगुली पहले वहीं भाग्य आजमाने के लिए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कोरस गायकी के दौरान अनिल गांगुली की गीता दत्त से थोड़ी जान पहचान हो गई थी। एक दिन उन्हीं को जा पकड़ा। गीता दत्त से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपने पति गुरुदत्त के पास असिस्टेंट डायरेक्टर रखवा दें। लेकिन गुरुदत्त के पास उन दिनों पहले से ही 3-3 असिस्टेंट थे। गीता दत्त के अनुरोध पर अनिल गांगुली को 4th असिस्टेंट रखने के लिए गुरुदत्त राजी तो हो गए, लेकिन एक शर्त पर। उन्हें कोई तनख्वाह नहीं दी जाएगी, केवल काम सीखने का मौका मिलेगा। कोरस गायकी से अनिल गांगुली 150 रुपया कमा लेते थे और इसी भरोसे पर उन्होंने हां कर दी। गुरुदत्त के साथ वे फिल्म आर पार और सैलाब में अवैतनिक असिस्टेंट रहे। इसके बाद सत्येन बोस के साथ फिल्म बंदिश में जुड़े और वेतन भी पाने लगे। इसके बाद कालिदास के साथ आ गए। कालिदास की हिट फिल्म भीगी रात में वे चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बने। इसी दौरान उनकी मुलाकात निर्माता सनत कोठारी से हुई और इन्हीं के साथ बनी फिल्म कोरा कागज के निर्माण की योजना। कोरा कागज उनकी पहली फिल्म थी जिसने उन्हें एक संवेदनशील निर्देशक की पहचान भी दी और इज्जत भी। फिल्म कोरा कागज को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। आपकी तबीयत ठीक है ना? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हो गया? नहीं, क्या हुआ, बारिश में भीगने के बाद द्रोणा और भैया जरा बीमार हो गए। मैं बीमार हो भी जाता तो आपको क्या पता चलता? क्यों नहीं पता चलता? आज आप अगर यहाँ नहीं आते तो मैं जरूर आपके। तो क्या आप आती? झूठ, आपको मेरे घर का तो पता नहीं, आप आती कैसे? आपने कभी बुलाया ही नहीं। मेरा घर बुलाने लायक है तो नहीं, लेकिन आप कहेंगे तो जरूर बुलाऊंगा। अच्छा, कौन कौन है आपके घर में? माताजी, पिताजी? न माताजी न पिताजी। भाई बहन?
न भाई न बहन। तो क्या आप अकेले रहते हैं? जी नहीं, मेरी फूफी है, वही मेरे लिए सब कुछ है। आपने पिताजी की नई किताब पढ़ी? जी नहीं, मैं 2-4 बार ढूंढने गया, मिली ही नहीं। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे। जब तक वो बोले ना मुझसे, मैं समझूं कैसे। रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। वो बैठे हैं कुछ ऐसे, शादी में दुल्हन जैसे। क्या बन के दुल्हा में जाऊं और उनकी मांग सजाऊं। लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, जोड़ी सजे कैसे। रूठे रूठे हो, रूठे रूठे हाँ, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। क्या मुझसे हंसी है किताबें, किया प्यार से जिनको थामे। मैं नैन मिलाना चाहूं, पर नैन मिला ना पाऊं। सौतन चश्मा बीच में आए, सौतन चश्मा बीच में आए, नैन मिले कैसे। रूठे रूठे हो, रूठे रूठे हाँ, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे। जब तक वो बोले ना मुझसे, मैं समझूं कैसे। रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, फिल्म कोरा कागज आशुतोष मुखोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास सात पाके बांधा पर आधारित थी। इस उपन्यास पर इसी नाम से बांग्ला में एक फिल्म पहले ही बन चुकी थी, जिसमें सुचित्रा सेन और सौमित्र चैटर्जी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। अनिल गांगुली इस फिल्म से खासे प्रभावित हुए थे और उन्होंने तभी ये निश्चय कर लिया था कि एक न एक दिन इसे वे हिंदी में भी बनाएंगे। सात पाके बांधा यानी 7 फेरों का बंधन, ये कहानी एक दुखांत कहानी थी। इसमें नायिका जीवन भर नायक की प्रतीक्षा करती रह जाती है। ये प्रतीक्षा कभी खत्म नहीं होती। हिंदी में ऐसा दुखांत विषय चलना जरा मुश्किल था, इसलिए हिंदी में इसे दुखांत से सुखांत बनाया गया। बांग्ला फिल्म में गाने भी नहीं थे, लेकिन हिंदी फिल्म में गाने भी रखे गए। दुखांत हिस्से को फिल्म के आरंभ में लाया गया और फ्लैशबैक में कहानी कही गई। फिल्म आरंभ होती है तो नायिका अर्चना यानी जया भादुड़ी अपने बीते हुए दिनों को याद करती हुई दिखाई देती है। मैंने कब सोचा था कि मुझे इस अनजान नगर में नौकरी करते हुए 2 बरस बीत जाएंगे। फिर वही दिन,
वही सूरज की फीकी फीकी रोशनी मेरे जीवन के पतझड़ पे हंसती हुई नजर आती है। ये गाड़ी इसी वक्त रोज न जाने कितने मुसाफिरों को कहां से कहां ले जाती है। इसी तरह ये मुझे भी एक दिन मेरे जीवन के दुख के साथ यहाँ ले आए। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह। सात पाके बांधा की अंतहीन प्रतीक्षा फिल्म कोरा कागज में पति पत्नी के अलगाव और पुनर्मिलन की कहानी बन गई। फिल्म कोरा कागज का निर्माण इसके निर्माता और निर्देशक दोनों के लिए एक चुनौती था। निर्माता सनत कोठारी व्यवसायी आदमी थे और नए नए निर्माता बने थे। अलबेला नाम की एक फिल्म उन्होंने बनाई तो थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गई थी। अनिल गांगुली फिल्म कोरा कागज की मुख्य भूमिकाओं में विनोद खन्ना और तनुजा को लेना चाहते थे। तनुजा ने तो प्रस्ताव सुनकर ही अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी, परंतु उनकी मां शोभना समर्थ ने निर्माता को यह राय दी कि वे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से आए हुए कलाकारों को ट्राई करें। हीरोइन के रोल के लिए उन्होंने जया भादुड़ी को लेने की सलाह दी, जो कि गुड्डी और उपहार जैसी फिल्मों के द्वारा अपनी पहचान पहले ही बना चुकी थी। शोभना समर्थ की यह सलाह निर्माता और निर्देशक दोनों को जच गई। जया भादुड़ी से बात की गई, लेकिन खाली जेब के निर्माता को कौन घास डालता। जया भी हीले हवाले करने लगी, लेकिन बातों बातों में एक बार जया ने यह कहा कि अगर वाकई बहुत बढ़िया सब्जेक्ट हो तो पैसों को वे ज्यादा अहमियत नहीं देंगी और फिल्म कर लेंगी। इसी बात को पकड़कर अनिल गांगुली ने उन्हें सात पाके बांधा यानी कोरा कागज की कहानी सुनाई। कहानी जया को बहुत पसंद आई और उन्होंने फिल्म करने की स्वीकृति दे दी। यहां यह भी बताते चलें कि आगे चलकर फिल्म कोरा कागज में उत्कृष्ट अभिनय के लिए जया भादुड़ी को फिल्म फेयर का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। छोटा सा संसार बसाकर सुख की कामना की थी मैंने, लेकिन एक ठोकर में सब बिखर गया। माँ, तुम जैसी माँ अगर हर घर में हो तो मैं जानना चाहूंगी कितनी लड़कियां सुख से अपने घर में रह सकती हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही है। तुम ऐसी माँ हो जो बेटी को सुख देने गई और दुख का कारण बन गई। जया भादुड़ी के साइन होने से हीरो की समस्या नए सिरे से खड़ी हो गई। विनोद खन्ना और जया भादुड़ी की जोड़ी कहीं से भी जमने वाली जोड़ी नहीं लग रही थी। फिर विनोद खन्ना की छवि खलनायकों जैसी थी। एक संवेदनशील प्रोफेसर के रूप में वे कितना जमेंगे इस बात का भरोसा नहीं था। फिल्म इंस्टीट्यूट से आए हुए लड़कों में से कोई जाना पहचाना चेहरा लेते तो सवाल पैसे का खड़ा हो जाता। नए और अनजान चेहरे को लेते तो फिल्म पिटने का रिस्क हो जाता। इसी पेशोपश में विजय आनंद का नाम सूझा। फिल्म तेरे मेरे सपने में वे खासे असरदार नजर आए थे। प्रोफेसर की भूमिका में भी वे जम जाएंगे ये उम्मीद थी। उन्हें फोन किया गया। विजय आनंद का उत्तर था कि वे कोई भी नई फिल्म डायरेक्ट करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि फिल्म डायरेक्ट नहीं करनी है बल्कि फिल्म में हीरो का काम करना है तो वे बोले, तब ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। विजय आनंद के साथ जया भादुड़ी भी काम करने की इच्छुक थी। दोनों मुख्य भूमिकाएं साइन हो गईं और फिर जल्दी जल्दी अन्य कलाकारों का चयन भी हो गया। ए.के. हंगल, अचला सचदेव, सीमा देव, सत्येन कप्पू, नाजनीन, दिनेश हिंगू और अन्य कलाकार ले लिए गए। साइड हीरो और कॉमेडियन के तौर पर देवेन वर्मा पर्दे पर आए। ये बताओ कि तुमको साड़ी पहनने में कितना वक्त लगता है? क्यों? बताओ ना। यही कोई 20-25 मिनट।
अब देखिए मेरी स्कीम। आंटी, मैंने स्कीम बनाई है कि साड़ी पहनने में भी 3 मिनट लगे, निकालने में भी 3 मिनट लगे, समझे? गोविंद, तू इधर आ जा। ये साड़ी इंस्टेंट साड़ी के नाम की साड़ी है आंटी, और इतनी सिंपल है पहनने के लिए कि इसको मर्द तो क्या, औरत भी पहन सके, मर्द भी पहन सके, बच्चा भी पहन सके। हुक है, हुक है, सीधा हुक लगा दो इसको। हाँ। कोरा कागज फिल्म के शुरुआती दृश्यों में हम परित्यक्ता अर्चना को देखते हैं। अर्चना एक स्कूल की शिक्षिका है। स्कूल में छुट्टियां पड़ गई हैं। सभी अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। अर्चना को भी लौटना है, लेकिन अपने घर नहीं, अपनी मां के घर। बेटी, सामान तो मैंने अटैची में रख दिया है। ये तुम्हारे सोने की और न सोने की गोली साथ ले लूं क्या? अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता दासुदा। तो फिर बेटी ऐसी चीज क्यों खाती है? अच्छा होता आप अगर ये पूछते कि बेटी जीती क्यों है। राम 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 राम। शायद इसीलिए कि मेरी एक छोटी सी भूल का प्रायश्चित अभी तक पूरा नहीं हो सका। परित्यक्ता पत्नी के जीवन से फ्लैशबैक आरंभ होता है। अर्चना के अतीत की कथा सामने आती है। उन दिनों वो कॉलेज में पढ़ा करती थी। अर्चना कॉलेज से आ गई क्या? हाँ, कैसे आई तुम्हें क्या मालूम? आज बस में एक गुंडा उसके पीछे पड़ गया। गुंडा? बस में? क्यों? गुंडे के हाथ पांव नहीं होते क्या? वो बस में नहीं चढ़ सकता? कई बार कह चुकी हूँ कि लड़की को कॉलेज भेजना है तो एक नई गाड़ी ले लो। इस खटारे से काम नहीं चलेगा। अरे, ये बुद्धू की तरह क्या देख रही है? अपने डैडी को बता, आज बस में पीछा किया है, कल घर तक पीछा करेगा। माँ, कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब? अर्चना के कहने का मतलब है कोई फिक्र की बात नहीं। कैसे फिक्र की बात नहीं? कल को बेटी पर कोई मुसीबत आ गई तो परेशानी तो मुझे ही होगी ना। देख अर्चना, जब तक ये नई गाड़ी ना ले ले तुम कॉलेज मत। ओफो, पुरानी गाड़ी में चली जाऊंगी। माँ, पुरानी गाड़ी है तो क्या हुआ, काम तो देती है ना। अर्चना के पिता जितने शालीन थे, मां उतनी ही तेज तर्रार। उनकी नजर में दुनिया की सबसे अहम चीज थी रुपया। अर्चना की शादी भी वे किसी दौलतमंद खानदान में करना चाहती थीं। ऐसा दौलतमंद युवक द्रोण था। द्रोण यानी द्रोणाचार्य। द्रोण मन ही मन अर्चना पर मरता था। वो अर्चना के भाई का दोस्त था और रोज नए नए धंधों की योजनाएं बनाता हुआ नजर आता था। जा अंदर से और हमारे रिटेलर्स की पूरी फाइल लेके आ। जा, गेट फाइल। मैं कंपनी का नाम सोचता हूँ। बिल्कुल, मैं कंपनी का नाम सोचता हूँ। चना 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 अर्चना एंटरप्राइज। क्या लिख रहे हो? जी, कंपनी का नाम लिख रहा था, अर्चना एंटरप्राइज। मेरा मतलब है हरचना एंटरप्राइज। वो गोविंद और मैंने चने का धंधा करने का डिसाइड कर लिया है ना। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज पहली बार बोर्ड आपने पढ़ा। फायदा ही फायदा है। चने का धंधा? जी, चने का। कैसा लगा धंधे का आइडिया और कंपनी का नाम? धंधा है देसी। जी। और नाम? विदेशी। विदेशी, हाँ। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ऑफ महाभारत। यस, राइट। और लिबास? लिबास मॉडर्न। मॉडर्न। अगर देसी लिबास होता तो कितना अच्छा लगता? अच्छा लगता? आपको अच्छा लगता? हाँ, अगर चश्मा उतार दे तो और भी अच्छे लगते हैं। अर्चना जी, अगर आपको अच्छा लगता है तो बस कल से मैं। एक दिन एक मजेदार बात हुई। अरे शुकेश, शुकेश, मुझे जरा देर हो गई। कोई बात नहीं। बस का जेंटलमैन गुंडा कौन? वही है। तुम ठहरो, मैं भी आती हूँ। नमस्ते प्रोफेसर साहब। नमस्ते। अरे अरे, शाबाश, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मम्मी मम्मी मम्मी, दीदी का बस वाला जेंटलमैन गुंडा वो रहा वहाँ। प्रोफेसर साहब, देखिए आज मेरे पास कितनी गिफ्ट आई हैं। इतनी गिफ्ट्स? अच्छा, किताब तो मेरे सिवा कोई नहीं लाया ना? लाई है, अर्चना दीदी लाई है। अर्चना दीदी। आप बता सकते हैं मैंने आपको पहले कहाँ देखा? मुझे
मुझे याद नहीं। सॉरी। इसके बाद सुकेश और अर्चना में मिलना जुलना आरंभ हो गया। जल्दी ही ये नौबत भी आ गई कि अर्चना उठते बैठते पढ़ते हर वक्त सुकेश के ख्यालों में खोई रहने लगी। ये गीत पूरी तरह संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के दिमाग की उपज था। पहले फिल्म में केवल 2 ही गाने थे और 2 ही गानों की सिचुएशन भी थी। एक दिन कल्याण जी ने फिल्म के निर्माता और निर्देशक को बुलाकर ये गाना सुनाया और इसे फिल्म में रखने का सुझाव दिया। कल्याण जी भाई का विचार था कि ये गाना हर हालत में हिट होगा। निर्माता सनत कोठारी को भी ये गीत पसंद आया, लेकिन परेशानी ये थी कि इस गाने से फिल्म की नायिका का पूरा चरित्र ही बदल जाता था। वो एक चुलबुली लड़की बन जाती थी जो कि कहानी की नायिका के चरित्र से मेल नहीं खाता था। इस गीत की पिक्चराइजेशन के लिए एक तरीका सोचा गया। फिल्म में नायिका की जगह उसकी छोटी बहन उसे छेड़ती हुई ये गाना आरंभ करती है। मुखड़ा बहन गाती है और अंतरे से नायिका गाने में शरीक हो जाती है। दोनों बहनों की आवाज अकेले लता मंगेशकर ने दी और मजे की बात यह रही कि यह चीज कभी किसी को खटकी ही नहीं। संगीत के ही प्रसंग में यहां यह भी जिक्र कर दें कि इस फिल्म के संगीतकार पहले R.D. बर्मन थे, लेकिन R.D. बर्मन उन दिनों इतने व्यस्त हो चले थे कि हफ्तों प्रतीक्षा करवाने के बाद भी इस फिल्म के लिए न वे कोई गीत बना सके और न ही धुन। निर्माता और निर्देशक जब भी उनके पास पहुंचते तो R.D. बर्मन अगले सप्ताह आने के लिए कह देते। एक दिन तंग आकर अनिल गांगुली ने उनसे कहा कि यदि पंचमदा को एतराज न हो तो वे संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को इस फिल्म का संगीत तैयार करने के लिए दे दें। R.D. बर्मन ने तुरंत इजाजत दे दी। इस तरह फिल्म कोरा कागज R.D. बर्मन के हाथों से निकलकर कल्याण जी आनंद जी की झोली में आ गिरी और रिलीज होने पर हिट संगीत वाली एक फिल्म साबित हुई। दिल में क्या है लिख नहीं पाऊं, दिल में क्या है लिख नहीं पाऊं, खत लिखूं तो उसे कैसे पहुंचाऊं, खत लिखूं तो उसे कैसे पहुंचाऊं, पास उसके जा न सकूं मैं, हर पास उसके जा न सकूं मैं, दूर भी उससे रह न सकूं, कोई ये तो बता दे मुझे वो तो नहीं हो गया, मुझे वो तो नहीं हो गया, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, दिल पे क्या पड़ गई मुश्किल, अरे रात भी सुनी सुनी लागे और दिन भी सुना सुना लागे, कोई ये तो बता दे मुझे वो तो नहीं हो गया, मुझे वो तो नहीं हो गया, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल क्यों। सुकेश और अर्चना अब रोज मिलते।
घंटों बातें करते। फिर अर्चना देरी से घर पहुंचती। इतनी देर लगा दी? कहां गई थी? सुकेश क्या गई थी? इस घर में सुकेश को कोई पसंद नहीं करता। शायद उसे किसी ने समझा ही नहीं। आप? मेरी बात छोड़ो, मैं तो कब से जानता हूं उसे। लेकिन तू जो सुकेश की तरफ कदम बढ़ा रही है, उसे भी पसंद है या नहीं? है ना? हा? अगर ये बात है तो मेरा जीवन भर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सुकेश और अर्चना की खुशी को अपनी खुशी मानकर माँ बाप ने उन्हें शादी की इजाजत दे दी। अर्चना की माँ शादी से ज्यादा खुश नहीं थी। उनके ख्याल में एक मामूली हैसियत वाले प्रोफेसर से शादी करके अर्चना भारी भूल कर रही थी। माँ के अलावा अर्चना की शादी से द्रोण उर्फ द्रोणाचार्य भी मायूस था और इस तरह वो सीधे देवदास जा बना। ये क्या हालत बना के रखी है तूने? देवदास। देवदास? पारू की शादी हो गई। पारू? देवदास पारू, ये क्या है? अर्चना की शादी हो गई ना गोविंद। गोविंद, ये लो, ये बिजनेस की पूरी फाइल्स, ये अपनी भागीदारी से इस्तीफा। अब कंपनी के मालिक तुम हो, सुखी रहो। गोविंद, तूने बिजली का बिल अभी तक दिया कि नहीं? अरे द्रोणा जी, क्या हाल बना रखा है? आंटी, आंटी, अर्चना की शादी हो गई आंटी। अरे अर्चना की शादी होगी तो क्या हुआ? बंबई में और लड़कियां भी तो पड़ी हैं। देखना, तेरी शादी तो मैं उससे भी बढ़िया ढंग से करूंगी। मेरी क्या शादी होगी आंटी? देवदास की भी कभी शादी हुई थी? ये क्या पी रहा है? शराब। शराब? नहीं, बंबई के नल का पानी पी रहा हूं। देवदास शराब पी के मर गया था, मैं शायद पानी पी के मर जाऊं। अरे बेटा, मरे तेरे दुश्मन। बेटी, जा तो द्रोणा के लिए एक गिलास जूस ले आ। अर्चना का पति सुकेश दौलतमंद नहीं था, लेकिन वो एक समझदार और विद्वान युवक था। उसकी ज्ञानपूर्ण बातों से लोग प्रभावित होते और अर्चना गौरव महसूस करती। जब कोई बच्चा नंगा घूमता है तो किसी को लगता है कि गंदी बात है? नहीं तो? अच्छा, जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो कहेंगे क्या गंदी औरत है? बिल्कुल नहीं। तो फिर साफ हुआ कि नंगी होने से ही कोई चीज गंदी नहीं हो जाती। सच्चाई हमेशा नंगी होती है। उसको अगर लिबास पहना दिया जाए तो बनावट बन जाती है। और गहरे में देखा जाए तो गंदी आंख है जो नंगेपन में गंदगी को देख लेती है। मेरा तो ख्याल है कि हमारी वो सभ्यता बहुत ही साफ दिल की रही होगी जो मंदिरों में भी ऐसी मूर्तियां बनाने की हिम्मत कर सकी। उन कलाकारों ने सेक्स में भी परमात्मा की रचना करने की शक्ति को ही देखा होगा। वो ये कहना चाहते थे कि जब तक तुम इन मूर्तियों में काम वासना को देखते हो तब तक परमात्मा को नहीं पा सकते। सुकेश के इन संवादों में आचार्य रजनीश के प्रवचनों की गूंज सुनाई देती है। ये सर्वविदित है कि विजय आनंद कभी आचार्य रजनीश के शिष्य थे। उन्होंने रजनीश से संन्यास भी लिया था और गिरवे कपड़े भी धारण करने शुरू कर दिए थे। कोरा कागज लगभग उसी दौरान बनी थी। निसंदेह विजय आनंद ने अपने गुरु रजनीश के विचारों को अपने संवादों द्वारा इस फिल्म में व्यक्त करने की कोशिश की। विजय आनंद चोटी के डायरेक्टर थे। ज्वेल थीफ, गाइड और अन्य कई नवकेतन की फिल्में उनकी निर्देशन प्रतिभा का जीता जागता सबूत थीं। लेकिन अब उनमें हीरो बनने की धुन सवार हो गई थी। उन दिनों की बातें याद करते हुए निर्देशक अनिल गांगुली ने हमें बताया कि विजय आनंद कोरा कागज की कहानी के प्रति बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे। अपनी भूमिका उन्हें नायक की बजाय खलनायक जैसी ज्यादा दिखाई देती थी और वे उसे सुधरवाना भी चाहते थे। उनका विचार था कि फिल्म में मेरा जीवन कोरा कागज वाला टाइटल गाना हीरो को गाते हुए दिखाया जाना चाहिए। वे पटकथा में
व्यावसायिक मसालों के समावेश के सुझाव भी देते, लेकिन जब अनिल गांगुली को अपने ही ढंग से फिल्म बनाते हुए उन्होंने देखा तो फिल्म के प्रति वे निराश हो गए। रिलीज के बाद जब फिल्म कामयाब हो गई तो उनके उद्गार थे, यार अनिल, अपनी फिल्म तो हिट हो गई, कमाल है यार। खैर दोस्तों, आइए वापस चलें फिल्म की कहानी पर। सुकेश और अर्चना की शादी हो गई। दोनों ने गृहस्थी आरंभ कर दी। दोनों खुश थे, मगर इन खुशियों को कभी कभी कड़वा बना देती अर्चना की मां की बातें। सुकेश बेटा, तुमसे एक बात करती। हाँ जी, कहिए। इतने कीमती तोहफे लाने की क्या जरूरत थी, और वो भी सबके लिए अलग अलग। कुल 700 रुपया तो तनख्वाह है तुम्हारी। 700? जी नहीं, 600। 600? जी हाँ। अर्चना तो 700 कह रही थी। फिर तो जरूर बजट बनाकर चलना चाहिए तुम्हें। ये बात आप अपनी बेटी को समझा दीजिए, मैं तो तनख्वाह लाकर उसी के हाथ में दे देता हूँ। अरे बेटा, उसे क्या समझाऊं? वो तो ऐसे घर में पली है कि उसकी मांग बाद में होती थी और पूरी पहले। ये बात तो तुम्हें समझनी चाहिए। तुमने तंगी के दिन देखे हैं ना? जी हाँ। मैं तो तुम्हें अपना समझ कर कह रही हूँ ना। हा? क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं, सुकेश को जरा समझा रही थी कि बजट बनाकर चला। अच्छा अर्चना, मैं चलता हूं। मां की बातों से सुकेश क्षुब्ध हो जाता। उनसे तो कुछ कह नहीं पाता था, इसलिए खीज उतारता अर्चना पर। अगर मुझे मालूम होता कि हमारी शादी तुम्हारी मां की मर्जी के खिलाफ हो रही है तो माँ ने कुछ कहा क्या? तुम्हारी मां को इस बात की शर्म आती है कि मैं एक गरीब मास्टर हूं, और इस शर्म को छुपाने के लिए उन्हें तरह तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं कि मैं थीसिस लिख रहा हूं, मैं लंदन जाऊंगा और आते ही प्रिंसिपल बन जाऊंगा। प्रिंसिपल बन जाऊंगा। तुम माँ की बातों को ऐसे क्यों ले रहे हो? हर कोई अपनों को बड़ा देखना चाहता है। बड़ा देखना चाहता है, इसका मतलब हुआ कि मैं छोटा हूं। ऐसी छोटी तारीफ से तुम्हारे मौसी मौसा को खुशी हो सकती है, मुझे नहीं। वो भी ठीक ही कह रही थी। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम नहीं रहते, कुछ और बन जाते हो सकता है। अर्चना को एक ऐसे गुनाह के लिए जली कटी बातें सुननी पड़ती जो उसने किया ही नहीं था। फिर भी वो सुनती और बात को संभालने की कोशिश करती। सुकेश रूठ कर गुमसुम बैठ जाता तो वो उसे मनाती, उसे रिझाने की कोशिशें करती। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे। जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे। रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। वो बैठे हैं कुछ ऐसे शादी में दुल्हन जैसे। क्या बन के दुल्हा में जाऊं और उनकी मांग सजाऊं। लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, जोड़ी सजे कैसे। रूठे रूठे हो, रूठे रूठे हाँ, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। रूठने और मनाने से प्यार बढ़ता है, आपसी समझ बढ़ती है। लेकिन सुकेश और अर्चना मान मनुहार के बाद जब भी व्यवस्थित होने की कोशिश करते, तभी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि सब कुछ फिर से गड़बड़ा जाता। मुझसे फूफी भी पूछ रही थी,
उस दिन माँ ने जरा सी बात कह दी और उसको दिमाग में लेकर बैठे हो। मैं कुछ दिमाग में लेकर नहीं बैठा। तो फिर ये ठक ठक सुनती हो? हाँ, टेलीफोन वाले हैं। ये कीलें दीवार में नहीं, मेरे सर में ठोकी जा रही हैं। अगर टेलीफोन लगाना इतना ही नापसंद था तो पहले ही मना कर देते। मैं क्यों मना करता? टेलीफोन तुम्हारी सुविधा के लिए लग रहा। तुम ये समझते तो मुंह बनाकर ना बैठते। अर्चना, ये बात मुझे कहाँ चुभती है तुम समझ नहीं पा रही हो, और तुम समझ नहीं पा रही हो इससे मुझे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। मैं सब समझती हूँ। मेरी माँ टेलीफोन लगा रही है इसलिए तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। अगर तुम इतना समझती हो कि ठेस पहुंचती है तो तुम्हें क्या मिलता है ये ठेस पहुंचाने में? मेरे माँ बाप तुम्हारे भी तो कुछ लगते हैं। अगर वो हमें कुछ देते तो तुम्हें इससे ठेस क्यों पहुंचती है? तुम्हें देते हैं ठीक है, लेकिन मुझे देते तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। दाम्पत्य जीवन की टकराहटों को फिल्म कोरा कागज बड़ी खूबसूरती के साथ पेश करती है। संपन्न मायके वाली पत्नी के संबंधियों से स्वाभिमानी व्यक्ति को किस तरह चोट पहुंचती है, ये बड़ी खूबसूरती से सामने आता है। मेरे ख्याल से इस दीवार के साथ टेलीफोन ठीक रहेगा। माँ, अब टेलीफोन की बातें रहने दो। क्यों? वो खट से टेलीफोन लगाने की क्या जरूरत थी? और उस दिन भी तुमने मौसी के सामने इनके बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें कर दी। और तुम्हें बातें सुननी पड़ी होंगी। अरे इससे ज्यादा इस घर में उम्मीद ही क्या कर सकती? माँ प्लीज, मुझे समझाने की कोशिश मत करो तुम। जैसे उस दिन मैंने तुम्हारे मौसा मौसी के सामने बोला था, तुम्हें भी वैसे ही सुकेश को बोलना चाहिए। इतनी कम आमदनी में घर कैसे चल सकता है? सुकेश, मैंने जो अर्चना के मौसा मौसी से कहा था, तुम मुझसे नाराज हो क्या? ये मैंने कब कहा? तुम चुप रहो। देखो बेटा, मैं तो तुम दोनों के भले के लिए कहती हूँ। मेरे लिए अर्चना और तुम अलग तो नहीं। जिंदगी में इंसान को तरक्की तो करनी ही चाहिए, और फिर इसको अपना घर संभालना सीखना चाहिए। अर्चना की मां नहीं जानती थी कि उसकी सीख का उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। वो सुकेश की हैसियत को देखते हुए अर्चना के लिए कुछ सुख सुविधाओं का इंतजाम करना चाहती है, लेकिन इस देने के चक्कर में कितना कुछ छिन रहा है ये वो नहीं देख पा रही थी। सुकेश को सदा यही लगता कि उसे जानबूझकर दीनहीन साबित करने की कोशिश हो रही है। वो क्षुब्ध हो जाता। उसकी नाराजगी तब और बढ़ जाती जब वो ये पाता कि झूठे बड़प्पन की इस दौड़ में अर्चना भी शामिल है। गोविंद मिला था। भैया, क्या कहा? तुम्हारे दिए हुए पेन की तारीफ कर रहा था। अगर उस प्रेजेंट के बारे में तुमने मुझे बता दिया होता तो उसके सामने मेरी पोजीशन खराब नहीं होती। माधव, कॉफी जगाओ, मेरा खाना लगा दे। ये तकिया लेकर कहाँ जा रहे हो? सोने के लिए तकिया तो चाहिए ना। क्यों? उस कमरे में जगह नहीं है क्या? मुझे पढ़ना है। पढ़ना नहीं है, किताब खोलकर यही सोचते रहना है कि अर्चना को किस तरह से सबक सिखाया जाए। मैं किसी को सबक सिखाना नहीं चाहता। मैं जानती हूँ, तुम अपने आप को इसलिए तकलीफ देना चाहते हो ताकि उससे मुझे तकलीफ पहुंचे। मुझे जानने से पहले अपने आप को जान लो तो अच्छा होगा। जब जब अपनी माँ के घर जाती हो तुम्हारे सर पे न जाने क्या भूत सवार हो जाता है। पति पत्नी में टकराव बढ़ता जा रहा था। अपने अहंकार को बचाने के लिए सुकेश घर की सुख शांति को ही तहस नहस किए दे रहा था। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं, मैंने तन मन से पूरी कोशिश की है कि तुम्हें या तुम्हारे सम्मान को ठेस न पहुंचे, और ये सब करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारी तरफ से जरा भी सहारा नहीं मिला। क्या ये सब संभाल कर चलने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, तुम्हारी नहीं? फूफी को घर से निकाल देने के बाद इस बहस का कोई फायदा नहीं। फूफी को मैंने घर से निकाला? तुम नहीं तो तुम्हारी माँ मेरे लिए बहुत तीखी है। मेरी माँ और मुझ में तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आता? फर्क होता तो आज ये नौबत नहीं आती। क्या कहा? ये नौबत मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से आई है। तुम्हारे मान, तुम्हारे गुस्से को सहती रही मैं, अपने अरमानों को घोटती रही मैं, बार बार झुकती रही मैं, और तुमने तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। फिर वो दिन भी आया जब प्यार और अधिकार के सारे बंधन
टूट गए, सब कुछ बिखर गया। कृष्ण दत्त बोल रहा हूँ। मैं गोविंद बोल रहा हूँ। अर्चना उधर आई है? जी हाँ, आपकी बहन यही है। सुनिए, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप उन्हें यहाँ से ले जाने का बंदोबस्त कर लीजिए। अर्चना अपने मायके लौट गई। सुकेश शहर छोड़कर चला गया। जिंदगी के कागज पर प्यार की जो कहानी दोनों ने लिखना चाहा था, वो अनलिखी रह गई। सिर्फ कोरा कागज बचा रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अर्चना की जिंदगी के सूनेपन को मां ने अपने ढंग से भरने की कोशिश की, लेकिन सुकेश के सूनेपन को कोई दूसरा कैसे भर सकता था? क्या चाहते हैं आप लोग? मैं क्या करूं जिससे आप लोग मेरे बारे में बहस करना बंद करें? जिसने तुम्हारा, हमारा और इस घर का अपमान किया, उसके साथ संबंध रखने से क्या फायदा? टूट तो गए सारे संबंध, सब कुछ तो खत्म हो गया। लेकिन कानून की नजरों में तो खत्म नहीं हुआ। जब तक तलाकनामे पे दस्तखत न हो, तलाक मंजूर कैसे हो सकता है? छोटा सा संसार बसाकर सुख की कामना की थी मैंने, लेकिन एक ठोकर में सब बिखर गया। माँ, तुम जैसी माँ अगर हर घर में हो तो मैं जानना चाहूंगी कितनी लड़कियां सुख से अपने घर में रह सकती हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही है। तुम ऐसी माँ हो जो बेटी को सुख देने गई और दुख का कारण बन गई। तुमने उसके घर संसार को अपने ढंग से चलाना चाहा, जो सुकेश को नापसंद। तुम्हारी वजह से उन दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो गई। क्या जरूरत थी तुम्हें उनके घर में दखलंदाजी करने की? चुप रहो। मां की बातों से बेजार होकर अर्चना ने कहीं नौकरी करने का निश्चय किया। वो अपने शहर से दूर चली आई और एक स्कूल में अध्यापिका बन गई। इसके बाद दिन, महीने और साल बीतते चले गए। यहां तक कि कहानी फ्लैशबैक में चलती है। इसके बाद कहानी वर्तमान में आ जाती है। अपनी जगह सुकेश ठीक था, अपनी जगह अर्चना भी सही थी। अर्चना की मां अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती थी, इसमें भी कुछ गलत नहीं था। अपनी अपनी जगह सब सही थे। इसके बावजूद सब कुछ गलत होता चला गया। 2 बरस बीत गए। परित्यक्ता अर्चना अपने अतीत को टटोलती रही। वो ट्रेन की प्रतीक्षा में रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में बैठी थी। तभी उसने सुकेश को देखा। आप? हाँ, किसी काम से यहाँ आया था। रात को 12 बजे की गाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ। और तुम? आप यहाँ कैसे? यहाँ स्कूल में टीचर हूँ। ओह, छुट्टियों के लिए घर जा रही हैं? जी हाँ। कमीज के बटन टूटे हैं। बटन क्या, सब कुछ ही टूट गया। बटन लगाने वाला कोई नहीं,
लेकिन ऐसे गई कि लौट कर ही नहीं आई। आपने चाहा ही नहीं होगा, नहीं तो जरूर आ जाती। चाह तो बहुत था, सोचा भी बहुत था। मेरी गाड़ी। अर्चना, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी गाड़ी। एक बात पूछो। हाँ, पूछो। क्या सारा दोष मेरा ही था? कुछ तुम्हारा था, कुछ मेरा था, और शायद कुछ हम दोनों का था। तो फिर ये क्या हुआ? ये क्यों? अर्चना, दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख ही सुख का ज्ञान, दुख ही सुख का ज्ञान। दर्द सह के जन्म लेता हर कोई इंसान, हर कोई इंसान। वो सुखी है, वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया। सुख का सागर, सुख का सागर उसका जीवन बन के रह गया। फिल्म कोरा कागज में मसालेदार बॉक्स ऑफिस फॉर्मूले नहीं थे, फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। इसे श्रेष्ठ फिल्म के रूप में राष्ट्रपति का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इस फिल्म को देखकर निर्माता जीपी सिप्पी ने फिल्म तृष्णा के लिए और राजश्री प्रोडक्शंस ने फिल्म तपस्या के लिए अनिल गांगुली को अनुबंधित किया। फिल्म तपस्या के निर्देशन के लिए अनिल गांगुली को एक बार फिर राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और अनिल गांगुली बड़े निर्देशकों में गिने जाने लगे। जया भादुड़ी को श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार भी मिला और अन्य कलाकारों के कार्य की भी सराहना हुई। पति पत्नी के नाजुक रिश्ते पर बहुत सारी फिल्में हिंदी में नहीं बनी हैं। जो बनी हैं उनमें भी अधिकांश फिल्मों ने दाम्पत्य समस्याओं को बड़े सतही ढंग से उठाकर सस्ता मनोरंजन भर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बहुत कम फिल्में ऐसी हैं जिनमें फिल्मकार ने दाम्पत्य समस्या के संवेदनशील मुद्दों को उतनी ही संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है, और इसमें संदेह नहीं कि ऐसी ही फिल्मों में से एक है कोरा कागज। दोस्तों, आज बाइस्कोप की बातें हुई फिल्म कोरा कागज को लेकर। जानकारियां बटोरने और आलेख लिखने के लिए धन्यवाद रमेश जोशी का। धन्यवाद राजलक्ष्मी का भी, जिन्होंने प्रस्तुति सहयोग दिया, और धन्यवाद अनंत पेवेकर का भी, जिन्होंने तकनीकी सहयोग दिया। अब प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा का क्या धन्यवाद करें? धन्यवाद करना चाहिए आपका, जो हर हफ्ते इस प्रोग्राम को सुन लेते हैं। बहरहाल अगले हफ्ते किसी और फिल्म को लेकर बाइस्कोप की बातें होंगी। तब तक कीजिए इंतजार और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बाइस्कोप की बातें।